और ब्रॉडर इंडिसेस में भी जो है सपोर्ट बनाया हुआ है। लेकिन चलिए, अब हमारे साथ अब ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी। बाजार को आप किस तरह देख रहे हैं? हमने ऑटो पे तो भारी डिस्कशन की, लेकिन उसके अलावा भी देखें तो सीमेंट पैक, आपका एफएमसीजी पैक, इंश्योरेंस पैक सब बज़ कर रहे हैं जीएसटी रिडक्शन के न्यूज़ फ्लो पे। और ये सोर्सेज से अभी तक खबर आई है, पूरी तरह ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये अक्टूबर से किक इन होगा। राजेश जी, किस तरह देख रहे हैं ये कंजम्पशन बूस्ट, और इस स्पेस में सेक्टर्स में कौन सा अच्छा लग रहा है आपको ये कंजम्पशन बूस्ट के सारे जो स्टॉक्स चल रहे हैं आज? नमस्कार शरद जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आज की जो तेजी है वो अगर आप पिछले हफ्ते को देखें तो 6 हफ्ते की लगातार गिरावट के बाद पॉजिटिव में बाजार बंद हुआ था 1% के गेन के साथ। तो ये उम्मीद तो थी कि शायद पॉजिटिव खुले, बट इतना ज्यादा तेजी आएगी ये मेरे हिसाब से शायद ही किसी ने सोचा हो, और एक बहुत पॉजिटिव तेजी आई। और मेरे हिसाब से कई कारण रहे, जैसे कि एक जीएसटी का अनाउंसमेंट जो प्रधानमंत्री साहब ने लाल किले से कहा कि रैशनलाइजेशन करेंगे। दूसरे एस&पी की रेटिंग अपग्रेड आई करीब करीब 18 सालों के बाद। ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, एशियन मार्केट ऊपर खुले, क्रूड नीचे था 65.82 तक गया। आईएनआर में थोड़ी सी मजबूती आई 20 पैसे की, और ट्रम्प साहब ने जो सॉफ्ट स्टैंस लिया, इन सब चीजों के चलते बाजार तेजी में खुले। और जब तेजी में खुले तो एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अगर आप देखेंगे तो वीकेंड पे बहुत फेवर में था बुलिश पैटर्न के। अब इन सब चीजों के बीच में जीएसटी एक बड़ा न्यूज बन के सामने आया, जिसमें ये लगा कि कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाएगा एंड ऑल। अभी हालांकि कोई भी ऐसी आधिकारिक रूप से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है कि क्या कट आएगा नहीं आएगा, बट मार्केट ने कयास लगाया है और उम्मीद पे ही ये दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही शेयर बाजार चलता है। तो कई सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट होंगे, जैसा आपने कहा ऑटो सेक्टर जो कि जीएसटी रिफॉर्म से वाकई में बेनिफिट होगा, क्योंकि 28% की जीएसटी से अगर 18% की जीएसटी तक भी आ जाती है तो टैक्स चूंकि कम होगा तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, और खास करके एंट्री लेवल्स कार में और मिड रेंज सेगमेंट में मुझे लगता है कि वहां बढ़त मिलेगी। तो जिसके कारण से हमें लगता है मारुति पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट लीडर है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, और एंट्री लेवल कार में उनकी पहुंच बनी हुई है। जो नए लॉन्चेस हुए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से लिए हुए हैं, ईवी में अपनी बढ़त बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह है मारुति के, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि पहली पसंद 4 व्हीलर में यही रहेगी। 2 व्हीलर की बात की जाए तो बजाज ऑटो हमारी पहली पसंद रहेगी, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, प्लस न केवल डोमेस्टिक बल्कि उनके जो विदेशों में भी कारोबार है, इससे उन्हें एक कोई दायरे में नहीं रहने की जरूरत है। डोमेस्टिक अगर स्लो डाउन होता है तो इंटरनेशनल मार्केट्स अच्छे होते हैं। नए प्रीमियम सेगमेंट खास करके बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, अगर आप रिटर्न रेशियोज वगैरह देखें तो बहुत बेहतर स्थिति में है। तो ये 2 स्टॉक हमारी रडार पे हैं ऑटोज पैक से। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमें लगता है कि थोड़ी सी बढ़त मिलेगी, जहां हम लगता है कि एसी मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि ब्लू स्टार है, वहां पर अगर आप देखें तो आरओई वगैरह बहुत शानदार है। और मुझे लगता है कि न केवल भारत के बल्कि इनके एक्सपोर्ट्स के जो भी ऑर्डर्स हैं उन्हें देखते हुए ब्लू स्टार में अच्छी बढ़त हो सकती है। सीमेंट पैक अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पे थोड़ा सा बूस्ट आएगा, और जिस वजह से हमें अल्ट्राटेक, बिरला और जैसी कंपनियों पे नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल। सीमेंट और सर आप थोड़ा क्लियर कर पाएंगे क्या कि ये आईटीसी ये इंश्योरेंस वाले बिजनेस में कैसे काम करता है? ये देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी होल्डर है, जो उपभोक्ता है, उन्हें मेरे ख्याल से इसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल कि किसी कॉरपोरेट ने अपने पूरे एम्प्लॉयज के लिए अगर होलसेल में ना करा रखा हो। क्योंकि इंडिविजुअल अगर अपने देते हैं तो मेरे हिसाब से उसमें आईटीआईसी की बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सा जीएसटी के प्रावधान वगैरह देखना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है। लेकिन अगर इस पूरे सेक्टर में कोई एक बहुत अच्छी कंपनी अगर हो जो कि बहुत अंडर वैल्यूड हो, तो मेरे ख्याल से एलआईसी के साथ ही जाना चाहिए। पहली तिमाही में नतीजे अच्छे आए थे, बॉटम लाइन में बढ़त थी, नेट प्रीमियम इनकम में बढ़त थी, एसेट क्वालिटी बढ़िया हुई थी, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और एपी तो पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार बढ़त दिखा रहे हैं।
और न केवल बढ़त दिखा रहे हैं बल्कि वीएनबी मार्जिन्स में भी बढ़त हुई है। एईओएम करीब करीब 57 लाख करोड़ के आसपास हो गया है और आज की डेट में पीई देखेंगे तो 11 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये हाईली अंडर वैल्यूड है। थोड़ा ओवरहैंग ओएफएस को लेकर के है, जिसकी अनाउंसमेंट शायद पिछले हफ्ते बुधवार या बृहस्पतिवार को आई थी, उस वजह से थोड़ा ओवरहैंग है, बट लंबी अवधि के लिए स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन राजेश जी क्या है ना कि एलआईसी मतलब कुछ गिने चुने स्टॉक्स में ये है जिसके ना प्राइसेस लोगों को याद हो गए हैं कि कौन से भाव पर आईपीओ आया था। ये 890 वाला जो भाव दिख रहा है ना, ये तो शेयर होल्डर वाला प्राइस है, पॉलिसी होल्डर वाला और कर्मचारियों वाला। बाकी 904 पर रिटेल को एलोकेट हुआ था। एक्चुअल जो प्राइस था वो शायद 940 के आसपास था। सरकार की कंट्रोल वाली कंपनी है, कोई भी डाइवर्समेंट जब किया जाता है कुछ मिलता नहीं है तो फिर एलआईसी को लगा दिया जाता है कि ठीक है आप बाय कीजिए। लेकिन मजबूत है कंपनी, इसको लेकर कोई दो राय नहीं है, इस पर आप भरोसा करके चल सकते हैं। लेकिन चलिए एक और क्या है आईपीओ में। लेकिन राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे, आज की तेजी आप थोड़ा सा अलग नजरिए से देख रहे होंगे। कई बार टेक्निकल एक्सपर्ट्स का व्यू और फंडामेंटल का तो बिल्कुल ही अलग होता है। आपको लगता है कि आज की तेजी सस्टेन होगी बाजार की? और स्टॉक्स की बात करें, जहां पर किसी को अगर डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी हो, किसी को पोर्टफोलियो में कुछ शेयर ऐड करने हो, तो खास तौर से नजर कहां पर होनी चाहिए, जिसको लेकर तनाव नहीं होना चाहिए कि आज की तेजी हो गई अब क्या करें, पैसे वसूल लें क्या? वो स्टॉक्स कौन से हैं? अभिषेक जी, ऐसा है कि तेजी तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लंबी अवधि में आप अगर अच्छे स्टॉक्स में हो, क्वालिटी स्टॉक में हो, जहां ग्रोथ हो रही हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इक्विटी एज एन इन्वेस्टमेंट सारे एसेट क्लास से बेटर रिटर्न देगा। शॉर्ट टर्म में अब आज 250-300 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, कल हो सकता है कि थोड़ा सा कूल डाउन हो या 2 दिन बाद हो, ये मेरे हिसाब से टेक्निकल वाले श्रीकांत जी जैसे हमारे फ्रेंड जो हैं वो बेहतर बता पाएंगे। बट लंबी अवधि में आपने सही कहा कि फंडामेंटली अगर हम कहें तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बिल्कुल आप निवेश कर सकते हो, बावजूद इसके कि इतनी बढ़त हो गई। अभी कंजम्पशन की थीम चल रही है, श्रीकांत जी डीमार्ट की बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ एक और रिटेल चेन है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए, वो है ट्रेंड का। अगर आप देखो तो वेस्ट साइड और जूडियो चलाता है, मास प्राइस ब्यूटी सेगमेंट में ये जा रहे हैं और अपैरल इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। नए फैशन फॉर्मेट रोल आउट कर रहे हैं और अब लैब ग्रोन डायमंड्स में भी जा रहे हैं। FY26 के लिए इन्होंने बड़े प्लान्स दिए हैं, करीब करीब 250 नए स्टोर जोड़ने की बात कर रहे हैं और 25 से 30% ग्रोथ की बात करी है। स्टार बाजार एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इस स्टॉक का, तो मैं समझता हूँ यहाँ ध्यान देना चाहिए। और जब हम स्टोर्स की बात कर रहे हैं कि डीमार्ट हो, ट्रेंट हो, तो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को कैसे भूल सकते हैं कि जो जिनका माल इन स्टोर्स में चाहे डीमार्ट हो या ऑनलाइन डिलीवरी वाले हो उनमें बिकता हो। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए तो सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, रेशियोज देखेंगे आरओसी आरओई तो बहुत स्ट्रांग है। 15 एफएमसीजी कैटेगरीज में 50 ब्रांड के साथ ये काम करती है और जिसमें 19 ब्रांड ऐसे हैं जिसमें 1000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू आता है। ब्यूटी और वेलबींग जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है इनका, उसमें 21% का रेवेन्यू है, वहां इन्हें बहुत अच्छी बढ़त की उम्मीद है और 50% का मार्केट शेयर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में। मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कई क्वार्टर्स से इसने कुछ करके नहीं दिया बाजार में, पिछले अगर एक आध महीने को छोड़ दिया जाए तो। FY25 में 53 रुपए का डिविडेंड दिया था कंपनी ने और अब आइसक्रीम डिवीजन को डीमर्ज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये स्टॉक में कम से कम 3000 के टारगेट आने वाले एक साल में बिल्कुल हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। पर राजेश जी एक बार रियलिटी स्पेस पे देखते हैं, बातचीत करते हैं। रियलिटी स्पेस में भी जो ज़ोरदार तेज़ी आई है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छी अपमूव आई है। और देखिए फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है और अगर आप 1-2 हफ्ते के एक्शंस हटा दें तो रियलिटी सेगमेंट में भारी पिटाई भी देखने मिली थी। अब जैसे लग रहा है कि पोजिशनली अच्छी अपमूव आ रही है, लेकिन फेस्टिव सीजन तक और आने वाले 6-8 महीने में किस तरह आपको लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लग रहा है रियलिटी स्पेस में राजेश जी, और कौन सा स्टॉक रहेगा जहां पे आपकी नज़र है? सर जी, ऐसा है कि रियलिटी स्पेस नो डाउट बहुत अच्छा है। कंपनियों के जो प्रोजेक्ट्स हैं हाथों हाथ लिए गए, कुछ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स तो दिन के दिन बिक गए।
और आरबीआई ने जिस तरह के कदम उठाए रेट कट्स को लेकर के या लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने को लेकर के, वो सारी चीजें पॉजिटिव है। और जिस तरीके का जीएसटी कट वगैरह सीमेंट वगैरह में आता है अगर, तो वो भी इनके लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि इनपुट कम हो जाएगा। बहुत सी कंपनियों ने डेट भी कम किया है, ड्रास्टिकली कम किया है, जैसे कि डीएलएफ वगैरह में अगर आप डेट देखो तो बहुत नीचे जा चुका है। लेकिन साथ ही एक चीज ये भी है कि ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं स्टॉक, तो इसमें चुनना बहुत दिक्कत की बात हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ एक स्टॉक है जो आज की डेट में भी मुझे लगता है कि अगर कोई लंबी अवधि के लिए खरीदता है तो वहाँ बेनिफिट हो सकता है। उसमें एक स्टॉक है आदित्य बिरला रियल एस्टेट का। अगर आप देखो तो ना, पहले ये सिर्फ एक वर्ली वाला प्लांट लेकर के, वर्ली वाला प्रोजेक्ट लेकर के ना का सीन में थे। अभी ये लगातार नई जगह खरीद रहे हैं, फिर वो बैंगलोर में, पुणे में या दूसरी जगह में। जो इसकी 100% सब्सिडियरी बिरला एस्टेट्स है, उसमें कुछ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है जो हाथों हाथ बिक गए हैं। नंबर्स सुधरते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कम से कम 15 से 20% की बढ़त के लिए। और स्टॉक्स इसमें चुनना हो तो मैं समझता हूँ प्रेस्टीज स्टेट्स, लोधा डेवलपर्स, ये कुछ एक नाम है जहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। इवन शोभा, जो एक नीश टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाता है, वो भी हमें अच्छा लगता है, बट वहाँ हमें थोड़ी गिरावट के इंतजार रहेगा। मौजूदा स्तर से करीब 5-7% नीचे जाता है तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, अच्छे ऑप्शंस हैं रियल्टी स्पेस में। राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी, बजाज फाइनेंस की लीडरशिप को लेकर तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब से ये एसडीवी फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई, थोड़ा सा ना एक तरह से मोनोपोली को चैलेंज मिल गया। हमने 900 रुपए के नीचे भाव जाते हुए देखे। आज थोड़ी क्या 5-6% की बढ़िया तेजी है बजाज फाइनेंस में है। 900 रुपए के ऊपर ये शेयर आ गया है। मान लीजिए इसको राजेश जी, अगर मैं अभी अगर खरीदूं या फिर कोई निवेशक इसको खरीदे, तो अगले साल भर के लिए कितने रिटर्न की उम्मीद करके चलें? क्या ये 900 का 1000 ज्यादा, अगर ऊपर के ना माने 1000 आ जाएंगे? अभिषेक जी, ऐसा है कि एग्जैक्टली गारंटी के साथ तो बोलना इक्विटी मार्केट में उचित नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनकी, जिस तरीके से एयूएम में बढ़त हुई है, इनके मार्केट शेयर में बढ़त हुई है, उन सब चीजों के देखते हुए मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में रहे और लंबी अवधि में आपको डिसेंट रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल राय ये रहेगी कि अगर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो बजाज फाइनेंस की जगह इसकी जो होल्डिंग कंपनी बजाज फिनसर्व है उसे होल्ड करें, क्योंकि एक तो वो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट में मिलती है, दूसरी उसमें बजाज फाइनेंस के अलावा बजाज के जो दोनों इंश्योरेंस वेंचर्स हैं उनकी होल्डिंग है, हाउसिंग की होल्डिंग है, उनकी खुद की एनबीएफसी बहुत अच्छी चल रही है जहां एसेट क्वालिटी बहुत अच्छे है। उसके अलावा उन्हें एएमसी के लाइसेंस मिल चुका है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है, उपयुक्त है लंबी अवधि के निवेश के लिए। बजाज फाइनेंस में शॉर्ट टर्म में बहुत वोलाटिलिटी रहती है, तो आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहती है कि आपके नीचे के भाव में ले लिए, ऊपर के में बेच दिए। पर स्टेबल रिटर्न के लिए बजाज फिनसर्व उपयुक्त है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके का निवेश करना चाहते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। जो है चॉइस रखा गया है राजेश जी की तरफ से। आपसे ये मेटल वाले शेयरों पर चाहिए, क्योंकि थोड़े सिक्लिकल इन नेचर होते हैं, ट्रेडिंग बाउंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, हिंडाल्को, जिंदल स्टील, तमाम शेयरों में तेजी तो दिख रही है, क्योंकि 3 साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की गई है 11 से 12% की। 2% ऊपर ये इंडेक्स है। ये तेजी राजेश जी टिक पाएगी? कहां पर मेटल में भरोसा है आपको कि अगर मान लीजिए किसी को अगर रखना ही है पोर्टफोलियो में, तो कन्विक्शन आइडियाज आपके कौन से हैं इसमें? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दूं स्टील, कॉपर और अलग चीजों में। तो उस हिसाब से अगर स्टॉक्स चुनने हो तो पहली पसंद हमारी जिंदल स्टील एंड पावर रहेगी, जो कि जिंदल स्टील एंड पावर रहेगी, जेएसपीएल। अगर आप देखो तो कैपेसिटी अच्छी खासी एक्सपैंड हो गई है इनकी। पावर में इनका फोकस कम हो गया है, डेट रिड्यूस हो गया है, अंगुल की कैपेसिटी बढ़ गई है। खास करके जो लॉन्ग रेल्स ये बनाते हैं वो एक्सक्लूसिवली अभी तक यही बना रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से नंबरों में सुधार हुआ है, यहाँ से भी अपसाइड बनता है।
कॉपर में आए तो हिंदुस्तान कॉपर, जिस तरह के रिजर्व्स उनके हैं, जिस तरीके की डिमांड और खपत बनी हुई है बाजार में, खास करके ईवी और इलेक्ट्रिकल्स वगैरह को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में जो कॉपर की डिमांड उभर कर आती हुई नजर आ रही है, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है अगर कोई 2-3 साल का नजरिया रखे तो। तीसरे हिंदुस्तान जिंक का रहेगा, जो न केवल जिंक के लिए बल्कि उसमें सिल्वर है उसके लिए भी, और सिल्वर की भाव चांदी के हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से बढ़त आ रही है, चांदी की डिमांड बढ़ती जा रही है, रिजर्व उतने हैं नहीं, और हिंदुस्तान जिंक इकलौता ऐसा प्रोड्यूसर है लिस्टेड जो सिल्वर और जिंक दोनों में है। मुझे लगता है ये 3 स्टॉक्स पे आपको मध्यम से लंबी अवधि के लिए नजर रखनी चाहिए। हॉराइजन 9 से 12 महीना का कम से कम रखें, ज्यादा रखें तो और भी बेहतर होगा। यहाँ पे खरीदारी करके चलें। ठीक है, कुछ बढ़िया स्टॉक्स आपको राजेश जी ने बताए हैं और विद इन मेटल, क्योंकि अलग अलग ट्रिगर्स काम करते हैं, तो ये शेयर्स आपके काम आएंगे, इस पर आप नजर रखिए। चलिए, 800 के भी ऊपर निकल गए हैं, 24,876 पर आज की क्लोजिंग हुई है और निफ्टी बैंक 55,700 के ऊपर। निफ्टी बैंक में थोड़ा और तेजी होनी चाहिए थी, लेकिन ये साफ है कि निफ्टी बैंक के मुकाबले क्लियरली मजबूत भी दिख रहा है। फाइनेंशियल थोड़ी चर्निंग हुई है। तो चलिए, इस शो के यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया। आज देखते हैं कि आज अमेरिका से क्या क्यूज निकल के आते हैं, उस पर तो नजर रहेगी ही रहेगी, और बाकी ओवरनाइट जो संकेत आएंगे ग्लोबल बाजार से उसको भी हम ट्राई करेंगे। कल फिर से हाजिर होंगे मार्केट में आपकी तैयारी करवाने के लिए, लेकिन फिलहाल इस शो में इतना ही। राजेश जी और श्रीकांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और विस्तार से बारीकी से तमाम शेयरों पर, बाजार के फंडामेंटल्स पर, टेक्निकल्स पर हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए।